Hi, good morning, my dear student. Today we will continue your billboard second paper. Now we are discussing the question number 21, 22, 23, 24. First, we will discuss question number 21 and 22. Question number 21 and 22. This is 3-mark question. My dear student, I hope you have remembered my last class when we are discussing about this paper. We discuss question है, the nobility was recruited consciously by Mughal rulers from diverse ethnic religious group. Justify the nobility. पहले नोबिलिटी पे बात करते हैं. मुगल नोबिलिटी. ये नोबिलिटी कौन सी है? मुगल. मुगल्स नोबिलिटी, मुगलों की नोबिलिटी कैसे थी? अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि मुगल नोबिलिटी में कई सारे वर्ग के लोग थे. देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स, दे वर मेंबर ऑफ द मुगल नोबिलिटी, लाइक तुर्क, ताजिक, तातार्स, ईरानियन, अफगान, thereafter राजपूत, मराठा, इंडियन, मुस्लिम्स, देन आफ्टर others, native group of हिंदुस्तान. तो ये इतने वर्ग थे मुगल नोबिलिटी में. एविडेंस कहां से मिले मुगल नोबिलिटी के जाने के लिए? मैंने आपसे कल बताया था. आई होप यू हैव रिमेंबर द मुगल क्रॉनिकल्स. मुगल क्रॉनिकल्स और फिर मुगल क्रॉनिकल्स के साथ ही मुगल क्रॉनिकल्स 4-1 ये बुक थी. और इसके अलावा कंटेम्परेरी टेक्स्ट भी जिसके बारे में हमें मुगल नोबिलिटी की सूचना देते हैं. माय डियर स्टूडेंट, यहां पे कई सारी बातें मुगल नोबिलिटी पे आप लिख सकते हैं. आप बुक में जाइए और भी मुगल नोबिलिटी में क्या लिख सकते हैं, आइए देखते हैं. अगर आप मुगल नोबिलिटी के बारे में बात करें तो कहता है कि द सॉवरेन हैड मेनी फ्यूडल चीफ्स अंडर हिम. दिस प्रैक्टिसेस existed in India from very early times. The Delhi Sultanate continued this system, but after Harshvardhan, Akbar was the first ruler
who extended this system on a large scale and organized it on new lines. Akbar ordered that no feudal chief, Rajput as well as Muslims could enter into any treaty with another power. It was the right of the emperor to refuse or recognize the succession of any chiefs to his state. Every chief had to pay annual tribute to emperor. It was the duty of every chief to provide troops to the emperor. If demanded there were the more than 100 feudal chiefs under Akbar, mostly non-Muslims, the emperor could appoint any feudal chief as a mansabdar. This rank of chief was over and above his right of the rules. My dear student, as I told you कि हमने आपसे कल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ पॉइंट्स आपको लिखा था और मैंने आपसे कहा था कि इन सबको मनसबदार बनाने का अधिकार किसे था? मुगल एम्परर को ही था। जितने भी मुगल नोबिलिटी में लोग थे, इनको इनके सेवाओं के बदले मनसबदारी दी जाती थी और ये मनसबदारी उनकी सेवाओं के बदले घटाई और बढ़ाई जा सकती थी। मनसब के बारे में हम लोगों ने बातें की थी। जब मुगल नोबिलिटी लिखें तो अब आपने लिखा कि कितने सारे ग्रुप्स हैं और हमें एविडेंस कहां से मिले, रिसोर्स कहां से मिले इसके बारे में। इसके अलावा जब आप नोबिलिटी को एक्सप्लेन करें तो मनसबदारी को इसमें जरूर इंक्लूड करें। थोड़ा सा मनसबदारी को बताएं। मनसब क्या थे? मनसबदारी सिस्टम, ये मनसबदारी सिस्टम कैसी थी? मनसबदारी सिस्टम में महत्वपूर्ण बातें क्या थी? आप जब मुगल नोबिलिटी लिख रहे हो तो मनसबदारी सिस्टम को इसके साथ जरूर इंक्लूड करें। मनसबदारी क्या थी? हमने आपसे कहा था इट वाज सिमिलर किसके? इक्ता, ओके, अमर नायक, ओके, एंड फ्यूडल। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड। इक्ता कहां थी? सल्तनत पीरियड में 13th to 15th सेंचुरी। अमर नायक विजयनगर और फ्यूडल सिस्टम 1750 to 1150 तक नॉर्दर्न इंडिया। तो आपने क्या देखा? ठीक ऐसे ही मनसबदारी भी थी। कब थी? मुगलों के काल में। तो ये कनेक्टेड हो सकती है। आप इन चीजों को क्या कर सकते हैं? जोड़ के बता सकते हैं कि समय समय पे सभी जो शासन व्यवस्था थी उसमें इस तरह की व्यवस्था हमें दिखाई देती है। देन आफ्टर मनसब इट मीन्स पोस्ट। मनसब का मतलब क्या था? एक पोस्ट से संबंधित था जो राजा को उनकी सेवाओं के बदले दिया जाता था।
मनसब हेरिडेटरी नहीं थी, आनुवांशिक नहीं थे ये लोग। मनसबदारों का ट्रांसफर होता था, ट्रांसफरेबल पोस्ट थी मुगलों के समय। मनसब को आवश्यकता पड़ने पे अपनी सेनाओं, अपनी छोटी सेना की मदद भेजनी पड़ती थी सेंटर को, सम्राट को, बादशाह को। और मनसब अपने खर्च के लिए मनसबदारी सिस्टम में दिए गए जो उसकी सैलरी थी वो कैश में होती थी और जमीन के रूप में भी होती थी, लैंड्स के रूप में होती थी, स्टेट के रूप में होती थी। इस प्रकार मनसबदारी सिस्टम को आप करिए और फिर मनसबदारी को नोबिलिटी से जोड़ दीजिए। नोबिलिटी क्या थी? नोबिलिटी, मुगल नोबिलिटी में बहुत सारे ग्रुप्स थे और ये सारे ग्रुप्स को अलग अलग जगहों पे मुगल एम्परर के द्वारा अपॉइंट किया गया था। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड, आप समझ रहे होंगे कि दैट वाज द मनसबदारी सिस्टम। ओके, अब ये हुआ क्वेश्चन। अब इस पे आप आराम से 3 मार्क्स पोस्ट लिख सकते हैं। 3 मार्क्स के हैं, इसमें आप खूब सारे लिख सकते हैं। मनसबदारी के बारे में लिखा था, इट इज जस्ट लाइक ए गुलदस्ता। इन अ गुलदस्ता देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स। सिमिलरली इन द मनसब, इन द मुगल नोबिलिटी, similarly guldasta, the different ethnic groups, they were member of this nobility group, okay, who appointed in Mughal court। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, The battle between the hoe and plow was a long one. Substantiate the statement with reference to Santals and Paharia of Rajmahal Hills during the 18th century. Okay, 22 क्वेश्चन आपका कह रहा है, पहली चीज है संथाल्स और पहाड़िया। पहले इन दोनों के बारे में समझिए, संथाल कौन थे और पहाड़िया कौन थे। संथाल्स देवर पीजेंट्स, ट्राइबल पीजेंट्स, जनजातीय किसान। पहाड़िया देवर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, who moved year to year in different part of hill। चलिए, इतना लंबा लिखने का मतलब क्या था? पहाड़िया जो थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, वो खेती के लिए एक जगह से दूसरी जगह साल दर साल मूव करते थे। ये वो लोग थे जो पहाड़ों के ऊपरी हिस्से में रहते थे। जबकि संथाल कौन थे? छोटा नागपुर के पठार के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाला एक जनजातीय ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप, जिनका मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग था, खेती थी। ये नीचे की जमीनों को साफ करते और हल की सहायता से इसे जोड़ते थे। यहां पे 2 शब्द हैं, 2 वर्ड का यूज किया गया है,
संथाल्स के लिए प्लाउ, और हो कुल्हाड़ी आप पहाड़िया के लिए। क्यों? क्योंकि एक तरीके से समझिए कि संथाल्स कुदाल की सहायता से, हल की सहायता से खेतों को जोतता था, और पहाड़िया एक्स की सहायता से और हो की सहायता से खेती करता था। तो दोनों के बीच विवाद कैसे हुआ? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग मैटर. सो वेन यू विल रीड योर बुक, you will find that it was the policy of the Britishers that how can they expand the farming land. I hope you have remembered the Buchanan's report. Who were Buchanan's and what was his reports? Why he was moving one place to other place? Because it was clear instructions given by British Empire to Buchanan's that move one place to other place. You have to tour one place to other place, and you have to report it us that which place is very important and in favor of us to exploit the resources like wood, like wax, like forest goods, like the farming land, minerals, such type of others. And Buchanan's did it very, I mean to say that carefully. Buchanan's given the report that the land which was left by Paharia, if we will used for the farming land, then it would be better for us to collect the high amount of the revenue, land revenue. So that's why the Britishers promoted Santhals. The land which was empty or left by Parias, Santhals were settled on that. Santhals started the farming on that land, and that land changed their फीचर. अब वो क्षेत्र क्या हो गया? खेती के रूप में, फार्मिंग लैंड के रूप में कन्वर्ट हो गया. बट इन द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एज यू नो दैट इन द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, year to year they move from one place to other place, they cut it forest, and after 10 years they return back on that land. Whenever the forest again regenerate or regrow, and then after they cut it and क्या करते थे? काट देते थे और वो लोग खेती करते थे, आगे बढ़ते थे. तो ये प्रोसेस था उनकी. दैट वाज अ साइक्लिंग सिस्टम. और इस व्यवस्था में उन्हें काफी फायदा हुआ, अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को. क्योंकि जो जमीन संतालों की, जो जमीन पहाड़ियों के द्वारा साफ की जाती थी, वो अगले साल जंगल के लिए फिर तैयार होने के लिए नहीं छोड़ी जाती थी, बल्कि उस पे संथालों को प्रमोट करके खेती के लिए भेज दिया जाता था. संथाल उस जमीन को खेती की योग्य बना लेते थे और उस एरिया को कवर कर लेते थे. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग मैटर विद संथाल्स दैट संथाल्स वर promoted. If you will acquire that area as a farming land, that land would be your personal property. And in the starting phases, the Santhals, they become very happy, and they not only acquire, क्या किया उन्होंने? बाड़, चारों तरफ क्या लगा दी? तारों के बाड़ लगा दिए, घेराबंदी कर दी. एंड दैट लैंड वॉज कॉल्ड दामिने कोह. वन मार्क क्वेश्चन, दामिने कोह, आप इसे भी याद रखिए. दामिने कोह आपके लिए जरूरी है, एग्जाम में पूछ सकता है. व्हाट डू मीन बाय दामिने कोह? तो संथालों के द्वारा जो जमीन खेती के लिए की जा रही थी, एक्सपेंड की जा रही थी, वो दामिने कोह थी.
And it is very interesting matter when you will observe the spreading of Dominico and the growing the population of Santals. It was increased in a very little bit time. After, I mean to say that during 50 years, the number of the Santals that was increased in 40,000, 40,000 की संख्या में वो लोग बढ़ गए। और अब यहाँ पे संथाल्स और पहाड़िया के बीच। So I hope you can easily understand the battle, the conflict between Ho and Bharya. Why it happened? क्यों हुआ होगा दोनों के बीच का युद्ध? और फिर आपको पहाड़ियों के बारे में, उनके ऑक्युपेशन के बारे में समझना होगा। During that time, the land was limited. Pahars that was acquired by the Santals, so that's why Pahariya they were started looting. वो नीचे के क्षेत्रों में आते संथालों को लूट लेते थे, या कोई भी मनी लैंडर्स या ट्रेडर्स पहाड़ियों के क्षेत्र में तभी जा सकता था जब वो उनके हेडमैन्स के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती थी, या उनसे परमिशन लेता था, या उनके लिए उन्हें कुछ देता था। बाद में ब्रिटिशर्स ने भी कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड स्टेप्स लिए जिससे पहाड़ियों को खत्म किया गया। और फिर दामिनिको पे भी उन्होंने अपनी क्या की एक्वायर करने का प्रयास शुरू किया। दामिनिको को भी उन्होंने क्या किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने जो दामिनिको को कहा था कि ये आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, उस पर उन्होंने टैक्स इंपोज करना शुरू कर दिया। और ये जो टैक्स था दैट वाज वेरी मिजरेबल। और देन आफ्टर व्हाट हैपेंड, आई होप यू हैव रिमेंबर द वेरियस ट्राइबल रिवोल्ट हैपेंड ड्यूरिंग 1850 to 19th century। एक लंबी सीरीज है हो पहाड़िया के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स और फिर ट्राइबल्स पीपल के रिवोल्ट की। संथाल रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट, व्हील रिवोल्ट, मुंडास रिवोल्ट, चुआर रिवोल्ट, हो रिवोल्ट। तो इतने सारे आपको रिवोल्ट दिखेंगे जो ट्राइबल पीपल ने किए थे। आप उनके नाम ले सकते हैं, यू कैन काउंट इट देयर नेम। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं लिख भी देता हूं, आप उन चीज़ों को मेंशन भी कर सकते हैं कि कितने रिवोल्ट हुए। जैसे कौन कौन आप लिख सकते हैं, लाइक संथाल रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट, देन आफ्टर हो रिवोल्ट, then after Chuar revolt, then after Santal, Munda, Ho, Kol, revolt, Bhil revolt, a series of revolt happened। एक लंबा सीरीज है रिवोल्ट का, आपको दिखाई देगा आप अगर देखें। और ये ऐसे ही हुआ जब ब्रिटिशर्स ने उनकी जमीनों को लेना शुरू किया, उनके एरिया में एंट्री शुरू की, देन आफ्टर दिस रिवोल्ट हैपेंड, ये रिवोल्ट हुआ। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर गेटिंग दिस आंसर वेरी क्लियरली। आप इस आंसर को प्रॉपरली लिख सकते हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं इसको लिखने के लिए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आई मीन टू से दैट 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन क्या है, आपके बुक का 23rd क्वेश्चन। चलिए 21 हो चुका, 22 हो चुका, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23rd, वो भी 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। 23 आप अपने पेपर में देखिए, पेपर में आपके 23 क्वेश्चन है।
हाउ डिड महात्मा गांधी सीक टू आइडेंटिफाई विद द कॉमन पीपुल। और उसके अलावा क्वेश्चन है द महाभारत इज ए गुड सोर्स टू स्टडी द सोशल वैल्यू ऑफ एंशिएंट टाइम। महाभारत एक क्वेश्चन है, महाभारत में गुड सोर्स ऑफ सोशल स्टडी, सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन के लिए महाभारत एक अच्छा स्रोत है, बताइए क्यों। और दूसरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। माय डियर स्टूडेंट, we will discuss this topic Mahatma Gandhi in the next, but first we will discuss the Mahabharata as a good source of the social study। महाभारत कहता है the Mahabharata is a good source of the study of social value, social value, social value के लिए, okay, value of ancient time, ऑफ एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम के लिए क्या एक सामाजिक मानक है, महात्मा गांधी में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम महाभारत की बात कर लेते हैं। ओके, अभी हम लोग महाभारत को किस रूप में देख रहे हैं, एक ऐसे टेक्स्ट के रूप में। पहले महाभारत के बारे में थोड़ा बात करेंगे हम लोग। लेट मी एक्सप्लेन द महाभारत। अब महाभारत क्या है, चलिए महाभारत पे जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन आ सकते हैं पहले उस पर बात कर लें, फिर इसके साथ इसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके, महाभारत इसका नाम क्या है, जय संहिता। जय संहिता इसका नाम था। फिर बाद में इसका नाम हुआ सत साहस्त्री, सत साहस्त्री संहिता। जय संहिता 24,000 वर्सेस एंड देन आफ्टर 1 lakh वर्सेस in Mahabharata, that is called Sat Sahasri Samhita, and Sat Sahasri Samhita was called Mahabharata. Okay, who wrote Mahabharata? Ved Vyas. Ved Vyas wrote it. इन्होंने इसको लिखा। अब हमें इसमें 2-3 चीजें पता चली। इसका नाम महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था, या ऐसे लिखिए जय संहिता को पहले करिए, गलती होगी ऐसे करेंगे तो। पहले इसका नाम जय संहिता था, जिसमें 6000 वर्सेस, जय संहिता के बाद सतसाहस्त्री संहिता, और फिर ये महाभारत के रूप में कन्वर्ट हुई। ये इसका फाइनल फॉर्म है। वेद व्यास ने इसको लिखा। ये हुआ महाभारत के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। इसे भी जाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। आप सीधे सीधे समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि महाभारत के नाम पे बात करते हैं। पहले महाभारत का नाम जय संहिता था। महाभारत वाज नोन एज जय संहिता। देन आफ्टर उसमें श्लोकों की संख्या बढ़ी, 1 लाख तक पहुंची, सतसाहस्त्री संहिता, और फिर उसे महाभारत कहा गया।
जय संहिता, भारत, सतशास्त्री संहिता और महाभारत, ये क्रम था। जय संहिता, भारत, सतशास्त्री संहिता और महाभारत। भारत में 24,000, सतशास्त्री 1,00,000 और सतशास्त्री संहिता को फिर महाभारत के नाम से जाने लगा। वेद व्यास ने इसकी रचना की। आई होप कि दोबारा कंफ्यूजन न हो। मैं एक बार फिर लिख देता हूं आपको, या आप समझ सकते हैं। मैं फिर एक बार बोल देता हूं। पहले उसका नाम जय संहिता, फिर उसका नाम भारत, सतशास्त्री संहिता और महाभारत। इस तरह से उसके नाम का बार बना। कब लिखा गया आपने पढ़ा होगा। श्याम शास्त्री ने उस पर काम किया और फिर उनके शिष्यों ने उसको पूरे भारत से जगह जगह से कलेक्ट किया, कई सारे प्रदेशों से, कई सारी जगहों से, और फिर उसके आधार पर उसको एक्सप्लेन किया गया, बताया गया। महाभारत की कहानियां उसमें से निचोड़ी गई सभी जगह से। मेन स्ट्रीम की कहानी एक ही थी, बाकी अलग अलग कहानियों का वर्णन अलग प्रक्षिप्तांश के रूप में, प्रक्षिप्तांश थे, अलग अलग कहानियां थी। प्रक्षिप्तांश मतलब वो चीज जो बाद में जोड़ी गई। मूल कहानी कौरव पांडवों से संबंधित थी। पांडव, धृतराष्ट्र, पांडवों के 5 पुत्र और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, दोनों के बीच राज सत्ता के लिए युद्ध, और उस युद्ध का परिणाम बड़ा भयावह हुआ। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा। महाभारत में इतनी चीजें हम लोगों ने जानी। अब क्वेश्चन उठता है कि महाभारत के आधार पर सोशल वैल्यू को एक्सप्लेन करिए, जो आपका क्वेश्चन है। वी विल एक्सप्लेन द सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।